प्यारे दोस्तों, उस रोज़ मैं उस शाहिदा के प्यार से एक बार फिर भरपूर तरीके से लुत्फ़ अंदोज़ हुआ। मैं चारपाई पर सीधा लेटा था जबकि आंटी मेरे ऊपर बैठी रही। मशीन चल रही थी। वो कभी आगे की जानिब मेरे ऊपर झुक जाती और कभी पीछे की जानिब। अपने दोनों हाथ चारपाई पर रख देती। उसका लचकदार बदन किसी कुमान की तरह पीछे को खम खाता। वो एक बेहतरीन घुड़सवारी की खिलाड़ी की तरह मेरे घोड़े की सवारी कर रही थी और मेरे लिए इस सब का अंदाज़ा लगाना मुश्किल और जुदागाना था। मैं भी आंटी के प्यार की हरारत को दिलो जान से महसूस कर रहा था। मैं कभी आंखें बंद कर लेता और कभी आंखें खोलकर आंखों ही आंखों में आंटी को बताता कि मैं लुत्फ़ और सरूर की एक अलग ही दुनिया में पहुंच चुका हूं। और आंटी भी सरूर भरी मुस्कुराहट में मुझे जवाब देती। इस दौरान मैंने भरपूर तरीके से आंटी के पूरे बदन को अपने हाथों के सेक्टर के साथ स्कैन करके अपने दिमाग के मेमोरी कार्ड में महफूज कर लिया। और फिर जुदाई का लम्हा भी आ गया जब आंटी मेरे ऊपर से उठते हुए मुझसे अलहदा हो रही थी। मैं ये बात बखूबी समझ चुका था कि औरत का बदन भी कुदरत के राजों में से एक राज ही है। और जैसे जैसे ये राज मुझ पर आया हो रहा था, मेरे सोचने का अंदाज ही बदल रहा था। मैं 8वीं क्लास का तालिब इल्म था और उस वक्त मेरी उम्र बामुश्किल 16 साल होगी। लेकिन आंटी शाहिदा के प्यार ने मुझे पूरी तरह जवान कर दिया था, जिस्मानी तौर पर भी और जहनी तौर पर भी। अक्सर आंटी के साथ गुफ्तगू के दौरान मुझ पर नए नए राज खुलते। पहले मैं औरत को जिनसी तस्कीन की कोई मशीन समझता रहा। जब कभी मर्द को ज़रूरत महसूस हो, वो इस मशीन को इस्तेमाल करके अपनी तस्कीन हासिल कर सकता है। यकीनन ये बात दुरुस्त भी है, लेकिन आंटी ने निहायत ही सादगी के साथ मेरे जहन के किसी हिस्से में यह बात बिठा दी थी कि औरत के भी अरमान होते हैं, उसको भी जिनसी तस्कीन की ज़रूरत होती है, लेकिन उसके साथ साथ उसे एक ऐसे हम सफ़र की ज़रूरत भी होती है जो उसकी छोटी छोटी ज़रूरतों का ख्याल रखे, उसे अपनायत दे, उसे तहफ़्फ़ुज़ दे सके और उसे छोटी छोटी खुशियाँ दे सके। उस रोज़ आंटी ने मुझे कहा था कि गुड्डू, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, औरत अच्छे लिबास और अच्छे खाने के बगैर गुजारा कर लेती है, लेकिन शोहर के बगैर औरत अधूरी होती है। आंटी की ये बात हमेशा मेरे कानों में गूंजती रहती। मैं आंटी की इस बात को मुख्तलिफ ज़ावियों से सोचता रहता। औरत को शोहर की ज़रूरत क्यों होती है? ताकि वो औरत की जिस्मानी ज़रूरत को पूरा कर सके। एक मर्द जब औरत के बदन की कदरदानी करता है तो औरत का बदन फलता है, फूलता है और अपना जोबन दिखाता है। मैंने आंटी के जिस्म में भी फ़र्क महसूस किया था। पहले दिन से लेकर आज दिन तक उसकी कशिश में बहुत इजाफा हुआ था। उसके रंगो रूप में इजाफा हुआ था। मेरे लिए उसके प्यार में इजाफा हुआ था। उसके चेहरे की शदाबी में बहुत इजाफा हुआ था। उस रोज के बाद वो मुझे अपनी अपनी लगने लगी थी और उसके बगैर मेरा दिल नहीं लगता था। मैं बहाने बहाने से उसके घर के जाता और उसके साथ बातें करता। हमारी गुफ्तगू हमेशा मुस्कुराहट से शुरू होती और फिर दौरान गुफ्तगू भी मुस्कुराहट हमारे चेहरों पर आया रहती और फिर एक प्यार भरी मुस्कुराहट के साथ हम एक दूसरे को अलविदा कह देते। जब से आंटी ने मुझे अपने पहलू में जगह दी थी, मेरी तवज्जो का मरकज उसका बदन ही रहा था। पहले मैं उसके सीने की जानिब ज्यादा गौर करता था और ख्याल ही ख्याल में उसके रस भरे आमों का नज़ारा कर रहा होता, नरम गरम मस्ती लुटाते दो आम। लेकिन अब मेरी तवज्जो का मरकज उसका मुस्कुराता चेहरा और उसके चेहरे के बदलते तासुरात होते थे। मैं अपनी हर मुलाकात में आंटी को जानने और समझने की कोशिश करता रहता था। पहले मैं आंटी शाहिदा के जिस्मानी प्यार का तलबगार रहता और उसका बदन हासिल करने की तगदो में उसके घर के चक्कर लगाता और फिर जब भी मुझे उसका बदन हासिल होता, मैं उससे अपनी जिनसी प्यास खूब बुझाता। उसके गोरे और नरमो मुलायम बदन का खूब नज़ारा करता और उसके रस भरे आमों से उसका सारा प्यार चूस लेता। लेकिन अब मैं उसके दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश करता, क्योंकि वो मेरे दिल में अपनी जगह पूरी आबोताब के साथ बना चुकी थी। उसकी दिल को मोह लेने वाली गुफ्तगू, उसका प्यार भरा अंदाज, उसका दिल नशीं लबो लहजा मेरे दिलो दिमाग में घर चुका था। हुस्न सिर्फ जिस्म का ही नहीं होता, रूहों का भी होता है। कुछ रूहें भी हसीन तरीन होती हैं, गुफ्तगू भी हसीन होती है, लबो लहजा भी हसीन होता है। मैंने सोचा कि वो कितना बदबख्त अफजल है जो कुछ रुपयों की खातर कुदरत की इतनी बड़ी नेमत से महरूम किसी दूसरे मुल्क में बैठा हुआ है। मुझे तो आंटी के पास जाने का मौका कभी कभार मिलता था, लेकिन उसका शोहर चाहता तो वो हर वक्त अपनी बीवी के खूबसूरत बदन का नज़ारा कर सकता था। वो हर वक्त उसकी प्यार भरी बातें सुन सकता था। वो चाहता तो अपना हर लम्हा यादगार बना सकता था। मैंने इस बारे में बहुत सोचा और फिर आंटी के बारे में भी सोचा और फिर अपने बारे में भी सोचा।
اور پھر میں نے سوچا کہ میں نے اتنا کیوں سوچا، اور پھر کبھی کبھی مجھے اپنی ہی سوچ پر ہنسی آ جاتی، نہ جانے میں کیا سوچتا رہتا۔ اس روز کے بعد میں نے اپنے آپ سے عہد کیا کہ کبھی کسی کا دل نہیں دکھاؤں گا، خاص طور پر آنٹی شاہدہ کا، اپنے گھر والوں کا اور اپنے تمام ملنے والوں کا۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ میرا پیار بہت بڑھ گیا، اپنی ماں، اپنی چھوٹی بہن، اپنے باپ اور اپنے چھوٹے بھائی، اور اپنے لیے اور اپنے ملنے والوں کے ساتھ۔ یہ آنٹی کا پیار تھا جو میرے لب و لہجے میں ہر وقت چھلکتا رہتا۔ میرے اوپر کوئی بڑی مشکل بھی آ جاتی تو یہ سوچ کر برداشت کر لیتا کہ مجھے اپنے آپ کو بہترین بنانا ہے۔ اپنے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے ہر وقت اپنی ماں کے آگے پیچھے رہتا، اس کی چھوٹی سی چھوٹی ضرورتوں کو فوراً پورا کرتا، اپنے کان بھائیوں کی آنکھوں کا تارا بنا گیا، ان پر جان چھڑکا، اور آنٹی شاہدہ کی تمام ضرورتوں کا خیال رکھتا۔ اس کے کچن کی تمام چیزیں خود چیک کرتا، جو ختم ہونے لگتی فوراً پوری کرتا، اور جو بھی آنٹی کی ضرورت ہوتی انہیں پورا کرتا رہتا۔ مجھے کئی دنوں سے آنٹی کے ساتھ تنہائی کے لمحات میسر نہیں آئے تھے، لیکن اب میں بالکل بھی بے چین اور بے قرار نہیں رہتا تھا۔ آنٹی شاہدہ کے پیار نے مجھے زندگی کے ہر طرح کے حالات میں خوش رہنا سکھا دیا تھا۔ اس روز میں گلی میں دوسرے لڑکوں کے ساتھ کرکٹ کھیل رہا تھا جب ایک شاٹ لگنے سے گیند آنٹی شاہدہ کے گھر کے اندر جا گری تھی۔ مجھے گوارا نہ ہوا کہ کوئی اور آنٹی شاہدہ کے گھر کا رخ کرے، تو میں نے فوراً بیٹ نیچے رکھا اور بھاگ کر گیند لینے گیا۔ آنٹی شاہدہ نے تھوڑا سا دروازہ کھولا اور گیند میرے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے میری طرف سنجیدہ لیکن خمار آلودہ نگاہوں سے دیکھا اور جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ میں نے گیند تو پکڑ لی لیکن میں بے قرار سا ہو گیا۔ قبلہ اس کے بعد میں کھیل تو رہا تھا لیکن کھیل میں میرا دل نہیں لگ رہا تھا۔ خیر، کھیل کھل ہونے کے بعد اپنے گھر گیا، نہانے کے بعد کپڑے تبدیل کیے اور اسکول کا کام کرنے بیٹھ گیا۔ آنٹی شاہدہ کی آنکھوں کا صاف مطلب یہی تھا کہ وہ مجھے بلانا چاہتی تھی۔ میرے اندر بھی بے قراری کی لہر دوڑ گئی تھی، میں بھی جانا چاہتا تھا۔ اس وقت شام کا وقت تھا اور میں چاہتا تھا کہ رات کو آنٹی کے پاس جاؤں، راز و نیاز کی باتیں کرنے، اور پیار کے لیے رات کا وقت زیادہ مناسب تھا۔ رات کے 2 بجے تھے جب میں چپکے سے اپنی بیٹھک کے دروازے سے نکلا اور آنٹی شاہدہ کے گھر کی جانب چل دیا۔ میری توقع کے مطابق دروازہ تو بند تھا لیکن دروازے کی کنڈی آنٹی نے کھلی چھوڑ دی تھی۔ آنٹی کے پیار نے مجھے کافی بدل دیا تھا۔ اس بار میں آنٹی کے سامنے کسی ہوس پرست انسان کی طرح نہیں، بلکہ ایک محبت کرنے والے اور چاہنے والے انسان کی طرح جانا چاہتا تھا۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سٹوری ٹائم سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔